नमस्कार साथियों, स्वागत है शेर सफर के इस एपिसोड में। मैं हूं जितेंद्र कुमार। साथियों, कहते हैं ना कि जिस भारत देश का किसान सड़क पे हो, जिस भारत देश का नौजवान सड़क पे हो, जिस भारत देश का विपक्ष एक के बाद एक करके जेल जाने की प्रतीक्षा में जुटा हुआ हो, उस भारत देश के भीतर चुनाव सर पर हो, तो फिर आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये लोकतंत्र है या इसको बनाना रिपब्लिक में तब्दील करने की कवायद है। इन दोनों बातों के बीच मामला सांप्रदायिकता और जातिवाद कास्टिज्म के बीच सिमटता हुआ नजर अगर आए तो वर्तमान समय में राजनीति का क्या हाल होगा भारत में और सियासतदान किस तरह की भूमिका में होंगे, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं कि चुनाव के समय में, चुनावी मौसम के भीतर, जहां पर कोई एक पदयात्री, राजनीतिक पदयात्री 4200 किलोमीटर के पदयात्रा के बाद, यानी 4200 पदयात्रा के किलोमीटर चलने के बाद ये उस भारत देश की सत्ता में बैठे हुए लोग राम मंदिर के सहारे किसान और नौजवान की आवाज को चुनावी रूप से दबाने की कहीं ना कहीं कवायद कर रहे हो। लेकिन चुनाव होता है, एक जनता है, एक मौका चुनाव के लिए आता है 5 साल पे आम जनता के बीच। अब 5 साल बाद जो आम जनता को मौका जो मिलने वाला है, दरअसल इसमें बहुत उम्मीद होती है कि जनता इसका बहुत सावधानी तरीके से इसका सदुपयोग करे। क्या खोया क्या पाया इन 5 सालों के भीतर, क्या खोया क्या पाया इन 20 सालों के भीतर, क्या खोया क्या पाया 21वीं सदी के पहले 24 सालों के भीतर, यही भारत देश को तय करना है। और यह तय करने के लिए जब चुनावी बिसात बिछ रही हो तो विपक्ष का इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन, वही इंडिया गठबंधन जिसको बनाने की बुनियाद जिस व्यक्ति ने रखी थी, वो आज सत्ता पक्ष के साथ खड़ा हो गया। बिहार के नीतीश कुमार सत्ता पक्ष के साथ चले गए। इंडिया अलायंस नहीं गया। इंडिया अलायंस ने, इंडिया गठबंधन ने तमाम गठबंधन के दुश्वारियों को दूर करते हुए, जहां पर सबसे ज्यादा माथापच्ची होती है, उन तमाम माथापच्चियों को दरकिनार करते हुए, साइड करते हुए अपने अलायंस पे फैसला ले लिया है। अलायंस का फैसला पश्चिम बंगाल के भीतर हो गया। मैसेज खाली से पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अलायंस का संदेश देने का फैसला ले लिया। उसका औपचारिक ऐलान कभी भी किया जा सकता है। और जहां पर सबसे ज्यादा माथापच्ची होती है, वहां बातें जो चलती है दिल्ली के भीतर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच, वहां भी अलायंस का ऐलान होने में महज चंद घंटे का समय बचा हुआ है। हो सकता है कि जिस समय आपसे सुन रहे हो उस समय भी औपचारिक रूप से ये बयान भी आ जाए। और बात होती है अगर महाराष्ट्र राज्य की, जहां पर पार्टी कौन है, जनाधार कौन है, सिंबल कौन है, किसके साथ पार्टी जनाधार के बीच जनमत किसके साथ महाराष्ट्र के भीतर खड़ा है, या चुनाव में हालात जब 50 खोके एकदम ओके के नैरेटिव से आगे बढ़ती है, तो मराठी अस्मिता को सत्ता के चुनौती के रूप में स्वीकार करने और उस स्वीकार्यता के बीच जो है राजनीति और राजनीति के दानों के, कहते हैं ना, सबक सिखाने की मानसिकता पे अगर उतर जाए तो खुद ही आप सोच सकते हैं कि सीट दर सीट अलायंस की जरूरत महाराष्ट्र प्रदेश के भीतर क्यों पड़ी है। 48 लोकसभा के सीटों पे 39 लोकसभा सीटें की खबरें आती है अलायंस की। पार्टी फिर भी नहीं है, सिर्फ कांग्रेस, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी ही नहीं होती है। अब प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली बहुजन विकास आघाड़ी भी होती है। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी भी अभी इंडिया अलायंस के बैनर तले महाराष्ट्र के भीतर चुनाव लड़ेगी। ये बात कहीं ना कहीं अब तय हो गई है। और राजनीति जब इस प्रकार से देश में चले कि एक बहुत व्यापक एकता की तरफ बढ़ जाए अगर राजनीति, तो शंभू बॉर्डर का किसान हो, या कुछ साल पहले के मंदसौर का किसान हो, या राजस्थान प्रदेश का किसान हो, या हरियाणा का किसान हो, या उत्तर प्रदेश राज्य का किसान हो, या फिर बिहार के किसान हो, सब इस भारत देश में अपने मुद्दों के साथ खड़े होते हैं। और मुद्दों के साथ खड़ा कौन होता है इस दौर में? मुद्दों के साथ राहुल गांधी खड़े होते हैं। मुद्दों के साथ राहुल गांधी आगरा पहुंचने वाले हैं। मणिपुर से निकल करके आगरा तक पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के, और आगरा से मुंबई की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं। लेकिन मणिपुर से आगरा और आगरा से मुंबई तक के ये पूरा जो सफर है, ये पदयात्रा जो है, दरअसल उस बुनियाद की बात करता है जिस बुनियाद को राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो शुरू किया था, अब दूसरे पार्ट के भीतर, दूसरे चरण के भीतर उस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से, जहां पर एक और कास्ट सेंसस को लेकर के उसको बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ओल्ड पेंशन स्कीम के मांग को देख रहे हैं, तीसरी तरफ अग्निवीर की प्रभावी रूप से उसको जोड़ता है, तो दूसरी तरफ बेरोजगार नौजवानों के उस भीड़ को जोड़ता है, जिस भीड़ के लिए वर्तमान दौर में सत्ता के पास कोई भी स्पष्ट कार्य योजना नहीं होती है।
बेरोजगारी के लिए कार्य योजना नहीं होते, किसानों के लिए तो होनी ही चाहिए थी, किसानी के लिए तो होनी चाहिए थी। लेकिन तीन विवादास्पद इसी बात को देखने के बाद जो है, जब सत्ता प्रतिष्ठान के शीर्ष पे बैठा हुक्मरान जो होता है, जब ये बात कह करके तीनों बिलों को वापस ले लेगी, शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई हो, तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है वर्तमान समय में उठना बहुत लाजमी होता है कि आपकी तपस्या में भले ही कोई कमी रह गई हो, इस भारत देश के अन्नदाताओं की तपस्या में कोई कमी नहीं रही, कोई कोर कसर नहीं रही। अन्नदाताओं की तपस्या चाहे खनौड़ी बॉर्डर के ऊपर दिखे, चाहे शंभू बॉर्डर के ऊपर दिखे, चाहे भारत देश के अलग अलग राज्यों के भीतर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इलाकों में, तमाम बैरियर तमाम दुश्वारियों के बाद जो जत्था होता है वो शंभू बॉर्डर तक व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर टुकड़ों टुकड़ों में पहुंचता हुआ नजर, शंभू बॉर्डर पर जो पहुंचता हुआ किसान का नजर आ रहा है, उस जत्थे को वर्तमान समय में सत्ता की ताकत उसको कभी नहीं हिला सकती। अब यकीन कीजिए इस बात पर। जो भी व्यक्ति सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा उसको सत्ता की ताकत से नहीं हराया जा सकता। यह बात तब कही गई थी जब इंदिरा गांधी और जेपी के बीच में, जयप्रकाश नारायण के बीच में मुद्दों को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ था, और वो मुद्दा इंदिरा गांधी नहीं समझ पाई, सत्ता में बैठे हुए उस समय के लोग नहीं समझ पाए, और जेपी जब सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे तो सत्ता उन्हें प्राप्त नहीं कर पाई, बल्कि सत्ता एक सफदरजंग रोड से निकल करके विलेंडर कृष्ण तक पहुंच गई थी। और सत्ता के भीतर एक सफदरजंग रोड के जो व्यक्ति बैठा, उसने संविधान के साथ हुए तमाम छेड़छाड़ को एक ही झटके में 44वें संशोधन के साथ पटरी पर लाने का काम कर दिया था। लेकिन अब ये एक झटके का मामला नहीं होता है, अब 10 साल का जो मामला आपको दिखाई पड़ेगा। केवल सत्ता परिवर्तन उसकी एक बुनियादी शर्त हो सकती है। सत्ता परिवर्तन के सहारे ही जो तमाम तरह की संवैधानिक छेड़छाड़ से लेकर के तमाम तरह के कॉर्पोरेट फ्रेंडली जो कानून बनाए गए, चाहे वो मजदूरों से जुड़ा हो, चाहे वो युवाओं से जुड़ा हो, चाहे वो किसानों के ऊपर थोपी जा रही WTO की पूरा का पूरा एजेंडा जो होता है, उस एजेंडा को थोपने की जो पूरी रणनीति कॉलोनी कैपिटलिज्म की जो चादर ओढ़ करके की जाती है, या फिर इन सबों के बीच बेरोजगार नौजवानों की फौज के साथ जो महिला पहलवानों की पूरी जमात और आधी आबादी की अस्मिता इसके साथ आकर के जुड़ के खड़ी हो जाए, तो जंतर मंतर दिल्ली के केवल एक झांकी हो सकता है, शंभू बॉर्डर केवल एक झांकी सा हो सकता है। ओल्ड पेंशन स्कीम की चुनावी मार्ग जो है, चुनावी मार्ग नहीं बल्कि एक है उससे आगे की अलग बदल सकती है माहौल। लेकिन उन सब के बीच जब सांप्रदायिकता के आधार पर जब वोट नहीं, वोट हिंदू मुस्लिम के आधार पर नहीं, वोट जाति के आधार पर नहीं, वोट समाज के अलग अलग मुद्दों और अलग अलग समुदाय विशेष के अलग अलग आयु वर्ग के अलग अलग एज ग्रुप यानी आयु वर्ग के लोगों के बीच उनकी सामुदायिक चेतना यानी उनकी कम्युनिटी कॉन्शियसनेस के रूप में तब्दील होना जब शुरू हो जाए, तो इस बात को भूल जाइए कि अग्निवीर की वैकेंसी कितनी आई, भूल जाइए कि यूपी पुलिस के लिए कितने नौजवानों ने फॉर्म भरे थे, आप इस बात को भूल जाइए कि रेलवे एनटीपीसी के लिए कितने लोग फॉर्म भरने की डिमांड कर रहे हैं। आप भूल जाइए कि इस दौर में उत्तर प्रदेश आरओ और एआरओ एग्जाम कराने के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। भूल जाए कि बिहार में नीतीश कुमार के पाला पलटी करने के बाद नीतीश कुमार के साथ कितने लोग जुड़े और कितने लाख बचे। अब इस बात को इस दौर में भूल ही जाइए कि किस प्रकार से मैसेज देने की जो कोशिश की जा रही है, उस मैसेज में सीपीएम की पुनर्जीवित की संभावना भी पश्चिम बंगाल के भीतर खड़ी हो रही है। बीजेपी आज के दौर में पश्चिम बंगाल के भीतर एक ऐसी जगह पर आकर खड़ी होती है, एक ऐसे कहते हैं ना केंद्र बिंदु प्रस्थान बिंदु पे खड़ी होती है, जहां पर प्रस्थान बिंदु पे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अगर रिवर्स कीजिएगा तो 1984 के लोकसभा चुनाव की बात खड़ी होती है 2 सीटों के साथ। आज 303 सीटों के साथ पार्लियामेंट में है, और 2 और 303 सीट के बीच जो बुनियादी फर्क होता है वो फर्क ये होता है तब बीजेपी संघ के एजेंडे को जमीन पर उतारने के लिए 2 सीटों के बाद जो है बीपी सिंह के पीछे खड़ी हुई थी, बीपी सिंह के पीछे लामबंद हुई थी। और आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी किसी भी बीपी सिंह के पीछे लामबंद नहीं होती है। आज के दौर में बीजेपी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सत्ता के संरक्षण में चलने वाले उस कथित क्रोनी कैपिटलिज्म के साथ खड़ी होती है, जिस क्रोनी कैपिटलिज्म के दौर में इस भारत देश की राजनीति और आम आदमी की अहमियत सिर्फ इतनी होती है कि किसान आंदोलन के दौरान जब किसानों की शहादत हो जाती है तो उस दौर में सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग यह बात कहते हुए नजर आते हैं, और इस प्रकार की बातें आती है कि मेरे लिए किसान मरे थे क्या। और जो व्यक्ति इस बात का खुलासा करता है वो व्यक्ति अस्पताल के बेड पर अस्पताल में है, सत्यपाल मलिक
अस्पताल के बेड पर जो व्यक्ति होता है तो उस दौर में सीबीआई के छापे से उसको 2-4 होना पड़ता है। तो भारत की राजनीति में वर्तमान पीएम मोदी सरकार के कार्यकाल में क्या क्या नहीं देखा देश की जनता ने। एक मुख्यमंत्री जो अपनी बेटी के कन्यादान के लिए बैठा होता है, जब वो बेटी के कन्यादान के लिए बैठा होता है उस समय उसके घर पे छापे पड़ जाते हैं। वीरभद्र सिंह का जिक्र कर रहा हूं मैं। एक पूर्व राज्यपाल जब वो अस्पताल के भीतर बेड पे पड़ा हो उस समय उसके ऊपर सीबीआई के छापे पड़ते हैं। सत्यपाल मलिक की बात कर रहा हूं मैं। और एक व्यक्ति, एक नेता जब जिसकी हालत इतनी ऐसा हो कि उसकी बेटी उसको किडनी दान कर रही हो, किडनी दे रही हो ताकि अपने पिता के जीवन को आगे बढ़ाया जा सके, उसी दौर में ईडी और सीबीआई का चक्कर भी राहुल द्रविड़ कोर्ट में एक बीमार व्यक्ति को लगाना पड़ता है, उसके परिवारजनों को लगाना पड़ता है। यकीनन भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का नमूना एक पक्ष में क्यों पेश किया जाता है? क्या इस भारत देश में एक पक्षीय कार्रवाई वर्तमान समय में इंडिया अलायंस का एकमात्र एजेंडा होता है? बिल्कुल नहीं। क्या अरविंद केजरीवाल को बचाना एकमात्र एजेंडा होता है? क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बनाम बीजेपी के जो पश्चिम बंगाल के भीतर चुनावी लड़ाई जो होती है उस लड़ाई को एक तरफा बनाना ही इंडिया अलायंस का एकमात्र एजेंडा होगा? बिल्कुल नहीं। और क्या दक्षिण भारत की संपूर्ण के लिए बंदी कर देना, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को सतपुरा के दक्षिण के भीतर पूरी तरह से कहते हैं ना सफाया कर देना, यही इंडिया अलायंस का एजेंडा है क्या? बिल्कुल नहीं। दरअसल वर्तमान समय में इंडिया गठबंधन का एजेंडा किसान होता है। इंडिया गठबंधन के एजेंडे पर अगर विश्वास किया जाए, अगर नेता जो बात कहते हैं उस पर अगर विश्वास किया जाए, पता नहीं आगे कितना वो बात करेंगे, लेकिन अगर उस पर वर्तमान दौर में विश्वास किया जाता है इंडिया गठबंधन का एजेंडा आज के दौर में वही होता है जो एजेंडा मल्लिकार्जुन खड़गे का होता है, जो एजेंडा इंडिया गठबंधन में सामूहिक तौर पर स्वीकार किया है। इस भारत देश को पहला दलित प्रधानमंत्री देने का एजेंडा होता है। इस भारत देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिले और दक्षिण भारत से आने वाला दलित हो मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में सामने आए, उस चेहरे के तौर पर देश में सामने आए, वह एजेंडा इंडिया अलायंस का एजेंडा होता है। वह एजेंडा आज के दौर में राहुल गांधी का एजेंडा होता है, जिस एजेंडे के आधार पर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोल रहे हैं। मोहब्बत की दुकान कितनी खुली देश में ये बात किसी को नहीं पता, लेकिन इंडिया अलायंस के भीतर मोहब्बत की दुकान जरूर खुल गई कि तेजस्वी यादव उनकी जीप चलाते हैं तो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की शर्तें पूरी डील तय हो रही हो। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री इंडिया अलायंस के साथ अपने डील को तय कर रहे हैं, तो उनकी पार्टी के नेता अतिशी मीडिया के भीतर आकर के एक बयान दे रही हैं कि हम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कभी भी की जा सकती है, क्योंकि हमने कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के साथ अपनी सीटों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। यानी ये कहे कि समझौते कहीं ना कहीं दिल्ली में हो गए हैं। और इन सबों के बीच आप याद कीजिएगा यूपीए 1 का वो दौर जब 63 सांसदों के साथ जो है सरकार की लगाम अपने हाथ में रखने वाले लेफ्ट फ्रंट पे पूरी सरकार का यूपीए 1 की सरकार का एजेंडा तय कर दिया था। उस एजेंडे के भीतर 6 पे कमीशन भी था, उसमें मनरेगा भी होता है, उस एजेंडे में भारत निर्माण भी होता है, तो उसी एजेंडे में सच्चर कमीशन भी होता है। उस एजेंडे के भीतर इस भारत देश के आम जन लोगों तक ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को पहुंचाने की कवायद भी होती है, जिसको पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का विजन बताया गया उसको। तो उस एजेंडे के भीतर कहीं ना कहीं वो सारी चीजें थी जो यूपीए 2 के सरकार के दरमियान नदारत दिख गई थी। इसलिए नदारत होती है क्योंकि यूपीए 2 के भीतर चेक एंड बैलेंस नहीं होता है। यूपीए 2 में कांग्रेस के पास 206 सीटें होती है और उसके बाद जो है वही खेल वहां पे हो रहा था, वही आरोप लग रहे थे कि सीबीआई ईडी के माध्यम से बहुमत का इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन आप याद कीजिएगा तब आरोप ही लग रहे थे, आज सच्चाई में बदला जा रहा है। सच्चाई में कैसे बदला जा रहा है? अजित पवार पार्टी तोड़ करके कैसे आ गए? एकनाथ शिंदे के साथ कौन लोग पार्टी तोड़ करके साथ में? और हेमंत बिस्वा शर्मा क्या है? किस प्रकार से जयंत चौधरी को दिया गया? उनको गठबंधन में कैसे लाया गया? किस प्रकार से बिहार में नीतीश कुमार को गठबंधन में लाया गया? यहां पर भारत रत्न सम्मान तक की राजनीतिक सौदेबाजी हो गई। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दो और नीतीश कुमार को मजबूर करो कि एनडीए गठबंधन में आ जाए। चौधरी चरण सिंह इस भारत देश के सबसे बड़े किसान नेता को भारत रत्न दो, पूर्व प्रधानमंत्री को, और उनकी विरासत को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ दो। आज क्या परिस्थिति है देश के भीतर? किसान नेता को भारत रत्न देंगे, किसानों की आवाज बिल्कुल नहीं सुनेंगे।
अति पिछड़े वर्ग के नेता को भारत रत्न देंगे, लेकिन जननायक कर्पूरी फॉर्मूला जो रोहिणी कमीशन के रूप में सरकार के पास सील बंद होती है, उसको लागू देश में नहीं करेंगे। आज के दौर में क्या हैसियत, क्या परिस्थिति है, स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न देंगे, लेकिन स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न देने के बाद स्वामीनाथन फॉर्मूला लागू नहीं करेंगे देश में, C2+50% का फॉर्मूला नहीं देंगे, MSP गारंटी नहीं देंगे। और इस भारत देश के किसानों को सड़कों के ऊपर जब वो निकलेंगे तो उनका सामना आंसू गैस से हो सकता है, टीयर गैस से हो सकता है, उनका सामना सड़क पे निकली हुई कील कांटों से भी हो सकता है। लेकिन लोकतंत्र के कील कांटों को दुरुस्त करने के लिए जब राहुल गांधी सड़कों पे उतरे हैं, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी उस गठबंधन का हिस्सा है जिसको इंडिया अलायंस कहा जाता है। और कुछ लोग तो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग उस इंडिया अलायंस को इंडी अलायंस कहते हैं। अब घबराहट सत्ता पक्ष में, घबराहट पीएम मोदी के माथे पर है, और घबराहट नागपुर के भीतर भी होती है, तो घबराहट उस कथित गुजरात लॉबी के भीतर होती है, जिसके आधार पर कभी एसेट मोनेटाइजेशन के नाम पर प्राइवेटाइजेशन का खेल होता है। तो कभी इसी दौर में आडवाणी की हैसियत भारत रत्न देने की है, लेकिन अडानी की हैसियत क्या देने की है? आडवाणी को तो भारत रत्न मिल गया, पूरे भारत देश को यह बात पता चल गया कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिला। लेकिन आडवाणी को भारत रत्न मिलने के साथ साथ जो है, आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि अडानी को क्या क्या मिला पिछले 10 सालों के भीतर, जरा वो भी बता देना चाहिए। हिडेनबर्ग ने जितना बताया उससे ज्यादा इस भारत देश के आम जनता को ये बात पता है कि अडानी को क्या कुछ मिला है ये 10 सालों के भीतर। बीजेपी से अडानी तक का सफर करने में जो एक लंबा समय लगा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आम जनता को, देश की आम जनता को, जो 97 करोड़ से ज्यादा वोटर होते हैं, जो वोट डालने की योग्यता रखते हैं, जब लोकसभा चुनाव में वोट डालेंगे तो क्या उनका मुद्दा राम मंदिर होगा, या उनका मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, किसानों और नौजवानों की समस्या होगी? आदिवासियों के लिए मुद्दा क्या आदिवासी राष्ट्रपति बनाने का क्रेडिट लेने वाली पार्टी होगी, या फिर आदिवासियों के लिए मुद्दा पेशा कानून हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होगी? दलितों का मुद्दा क्या इस भारत देश में 5 किलो राशन होगा, या फिर दलितों का मुद्दा इस भारत देश में मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी दलित प्रधानमंत्री को सत्ता के साथ रूबरू कराना होगा? इस सभी एजेंडे के आधार पर जब चुनाव देश में आगे बढ़ रहा हो, चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा हो, तो आप विश्वास कीजिए इस भारत देश का चुनाव राहुल गांधी लड़ने नहीं जा रहे हैं, इस भारत देश का चुनाव पीएम मोदी लड़ने नहीं जा रहे हैं, इस भारत देश का चुनाव नीतीश कुमार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या फिर अरविंद केजरीवाल लड़ने बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। इस भारत देश का चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव दरअसल सत्ता बचाने और सत्ता गंवाने का भी नहीं होता। दरअसल इस आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का संविधान बचाने, संस्थाओं की शुचिता सुनिश्चित करने और इन सबों के बीच जो है नागरिक सुविधाओं, नागरिकों को, आम जनता को, आम नागरिक बने रहे आज्ञापालक समाज में बदलते हुए तब्दील होने, इन दोनों के बीच खड़ा हुआ चुनाव होगा कि क्या सच में नागरिक समाज बनेगा या फिर एक ओबीडियंस सोसाइटी बन जाएगा। ओबीडियंस सोसाइटी यानी आज्ञापालक समाज, वो समाज जिस भारत देश के भीतर सत्ता के ऊपर से आदेश दिया जाए कि थाली बजा दो, और आम जनता उसको आंख मूंद करके सत्ता का आदेश मानने पे मजबूर हो जाएगी देश में कि थाली बजा दो। आदेश आएगा कि दिए जला दो, आम जनता दिए जलाने को मजबूर होगी। आदेश आएगा कुछ और कर दो, जनता वो करने के लिए मजबूर होगी। तो आम जनता को क्या सत्ता के इशारे पे चलने वाला, कहते हैं ना, डमरू बजाने वाली कवायद इस भारत देश में आगे चलेगी, या फिर आम जनता अपनी मांग को लेकर के, अपने डिमांड को लेकर के सत्ता के सामने तन करके खड़े होने की स्थिति में आकर खड़ी होगी? दरअसल 543 लोकसभा सीटों के ऊपर जो चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा, इसमें सारी परिस्थिति में मोहन भागवत एक दौर में कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होगी। आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, आरक्षण की समीक्षा समय की जरूरत होती है। इसी तरह का बयान मोहन भागवत ने दिया था। और आरक्षण की समीक्षा के लिए जो राजनीति की बात होती है, क्या वो राजनीति आरएसएस का एजेंडा और एडवेंचर थॉट मौजूदा समय में भारत के संविधान से ऊपर और ज्यादा पवित्र ग्रंथ हो गया है क्या? इन सबों बातों को लेकर के राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक, आगामी चुनाव को देखना, भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक देखना, और अखिलेश यादव, केजरीवाल और पूरे इंडिया गठबंधन को देखना, ये आज के दौर में बहुत महत्वपूर्ण जान नहीं पड़ता। पश्चिम बंगाल के भीतर चर्चा होती है कि 37 और 5 या 38 और 4 के बीच में कांग्रेस और टीएमसी के बीच में समझौता हो जा रहा है। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।